हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोगों को पौधा के जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पिछले 2 क्लास में जड़ और तना के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पत्ती, लीफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और पत्ती का एक बड़ा टॉपिक होगा, तो उसमें हम लोग पत्ती का संरचना देखेंगे, पत्ती का प्रकार भी पढ़ेंगे, पत्ती का रूपांतरण भी पढ़ेंगे और पत्ती से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि वेनेसन हो गया, फाइलोटैक्सी हो गया। ये सब कुछ आज के ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पत्ती का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। यहाँ पर एक पत्ती का फिगर बना हुआ है और इसके हर पार्ट का नाम लिख करके भी हम इसको समझाते हैं। ये है तना, ये है पौधा का तना, ठीक है ना। ये है पौधा का तना, स्टेम, ये हो गया स्टेम। और स्टेम का ये जो भाग है, यहाँ से पत्ती निकली हुई है। तो पत्ती जिस जगह से, तना के जिस भाग से पत्ती निकलती है, उस जगह को हम कहते हैं नोड। तो तना का ये वाला भाग कहला गया नोड। ये पत्ती है, पत्ती में एक डंठल हम देख रहे हैं, पत्ती के डंठल को कहते हैं पेटियोल। पत्ती के डंठल को कहते हैं पेटियोल। और ये जो डंठल है, डंठल का जो भाग तना से जुड़ा रहता है, वो भाग कहलाता है लीफ बेस। तो ये वाला भाग कहला गया लीफ बेस, ये भाग कहला गया लीफ बेस, ठीक है ना। ये भाग कहला गया लीफ बेस, ठीक है। डंठल का यानी पेटियोल का जो भाग तना से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है। और इसी पेटियोल पर हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा पत्ती जैसा ही रचना जुड़ा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। किसी पत्ती में जुड़ा होगा, किसी में नहीं जुड़ा होगा। यदि जुड़ा हुआ है, 1 या 2 पीस जुड़ा हो सकता है, तो हम इसको कहते हैं स्टिपुल। इसको कहते हैं स्टिपुल। ये स्टिपुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो पत्ती का हरा वाला जो चपटा तल है, ठीक है ना, ये जो हरा चपटा वाला तल है, इस हरे चपटे तल को कहते हैं लेमिना। इसको कहते हैं लेमिना, या इसी को कहते हैं लीफ ब्लेड। इसी को कहते हैं लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। लेमिना का जो शीर्ष भाग है, ये जो शीर्ष भाग है, इसको कहते हैं लीफ एपेक्स। इसको कहते हैं लीफ एपेक्स। और किनारे वाले भाग को, ये जो किनारा है, ये जो पूरा किनारा है, इस किनारा को कहते हैं लीफ मार्जिन। इसको कहते हैं लीफ मार्जिन, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। अब ये जो पेटियोल है, पत्ती का डंठल, यह लेमिना के बिल्कुल बीचों बीच लीफ एपेक्स तक चला गया है। तो हम इसको कहते हैं मिडरिब। इसको कहते हैं मिडरिब, है ना। यही पेटियोल का जो भाग लेमिना के बीचों बीच लीफ एपेक्स तक चला गया, उसको कहते हैं मिडरिब। मिडरिब से कुछ ब्रांच निकला हुआ है, कुछ शाखा निकला हुआ है। मिडरिब से निकलने वाले शाखा को, जैसे ये शाखा जो है ना, इसको कहेंगे वेन। इसको बोल देंगे वेन। और वेन से भी जो शाखा निकल जाता है, उसको कहते हैं वेनलेट्स। इसको कहते हैं वेनलेट्स, ठीक है। इसको बोलेंगे वेनलेट्स। तो पत्ती का यही बनावट है। ये हो गया तना, स्टेम कह दिए। पत्ती जहाँ से तना के जिस भाग से निकलती है, उसको कहते हैं नोड। पत्ती के डंठल को कहते हैं पेटियोल। पेटियोल का जो भाग तना से जुड़ा रहता है, हम उसको कहते हैं लीफ बेस। इस जगह पर छोटी पत्ती जैसी रचना जुड़ी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो अगर जुड़ी हुई है तो हम इसको कहते हैं स्टिपुल। और पत्ती के हरे चपटे तल को कहते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड। और लेमिना का जो शीर्ष भाग होता है, उसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। लेमिना के किनारे वाले भाग को कहते हैं लीफ मार्जिन। पेटियोल का जो भाग लेमिना के बीचों बीच लीफ एपेक्स तक फैला होता है, उसको बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब से कुछ ब्रांच निकलता है, जिसको कहते हैं वेन। और वेन से भी जो ब्रांच निकलता है, उसको कहते हैं वेनलेट्स।
पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्ती का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन का निर्माण करना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन करना, ये होता है पत्ती का कार्य। पत्ती चपटी क्यों होती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर पड़ सके और पत्ती उस ज़्यादा लाइट को कैच कर सके और उसी के माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधा में भोजन बना सके। पत्ती हमेशा तना के नोड से जुड़ी होती है, तो हम कहेंगे तना और उसकी शाखा के नोड से जुड़े हरे चपटे प्रकाश संश्लेषी रचना को, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को पत्ती कहते हैं। तना या और उसकी शाखा के नोड से जुड़े हरे चपटे प्रकाश संश्लेषी रचना को पत्ती कहते हैं। ठीक है, पत्ती का स्ट्रक्चर हो गया। तो पत्ती का कितना पार्ट्स होता है, जरा पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। पत्ती का मुख्य 3 भाग होता है। कौन कौन? एक हो जाएगा लीफ बेस, दूसरा हो जाएगा पेटियोल और तीसरा हो जाएगा लेमिना। लीफ बेस क्या होता है? तो पत्ती के डंठल का जो भाग तना से जुड़ा रहता है उसी को हम कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, पेटियोल किसको कहेंगे? तो पत्ती के डंठल को ही कहते हैं क्या? पेटियोल। पत्ती के डंठल को ही क्या कहते हैं? पेटियोल। यहाँ पर 3-4 तरह का वर्ड ध्यान में रखना है। जिस पत्ती में डंठल होता है, पेटियोल होता है, उस पत्ती को हम कहते हैं पेटियोलेट लीफ। अभी हम इसको लिख देंगे। जिस पत्ती में डंठल पाया जाता है उस पत्ती को कहते हैं पेटियोलेट लीफ, और जिस पत्ती में डंठल नहीं होगा उसको कहेंगे सेसाइल लीफ, उसको बोलेंगे सेसाइल लीफ। जैसे प्याज की पत्ती में डंठल नहीं होता है, प्याज की पत्ती में डंठल नहीं होता है, ठीक है ना, तो प्याज का पत्ती कैसा कहलाएगा? सेसाइल लीफ कहलाएगा। ठीक है, ये स्टिपुल, जिस पत्ती में स्टिपुल पाया जाता है उसको कहते हैं स्टिपुलेट लीफ, स्टिपुलेट लीफ। और जिस पत्ती में स्टिपुल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक्स स्टिपुलेट लीफ, एक्स स्टिपुलेट लीफ। और ये जो मिडरिब वेन और वेनलेट्स है, ये तीनों का काम होता है पत्ती के सभी भागों में वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, पानी को हर जगह पहुंचाने का काम करता है। पहले तो जड़ के द्वारा पानी को अवशोषित किया जाएगा, तना से होकर के पत्ती के पेटियोल यानी डंठल से होकर के आगे बढ़ेगा, मिडरिब में जाएगा पानी, मिडरिब से वेन में, वेन से वेनलेट्स में, और इस तरह से पूरे पत्ती में ये पानी फैल जाता है। तो इस तीनों का काम है पत्ती के सभी भागों तक पानी को पहुंचाना। ठीक है, आगे है पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्ती के भाग। तो पत्ती का होता है पत्ती का होता है 3 भाग। पत्ती का होता है 3 भाग। सबसे पहले हो जाएगा लीफ बेस, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पेटियोल और तीसरा हो जाएगा लेमिना। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे कि पत्ती के डंठल का जो भाग तना से जुड़ा रहता है, डंठल का जो भाग तना से जुड़ा रहता है उसे ही क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, पेटियोल क्या है? तो पत्ती के डंठल को ही पेटियोल कहते हैं। ठीक है, अगर पेटियोल प्रेजेंट है, मौजूद है पत्ती में, तो पत्ती को कहेंगे पेटियोलेट लीफ। अगर पेटियोल एब्सेंट है तो पत्ती को कहेंगे सेसाइल लीफ। ठीक है, वो स्टिपुल के बारे में बताए थे ना अभी। अगर पत्ती में स्टिपुल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम पत्ती को कहेंगे स्टिपुलेट लीफ। और अगर पत्ती में स्टिपुल एब्सेंट है
तो हम पत्ती को कहेंगे एक्स स्टिपुलेट लीफ, एक्स स्टिपुलेट लीफ। ठीक है। लेमिना क्या है? तो पत्ती के हरे चपटे तल को ही क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। लेमिना के शीर्ष भाग को लीफ एपेक्स कहते हैं, किनारे वाले भाग को लीफ मार्जिन कहते हैं। क्लियर? तो पत्ती का बनावट हो गया। पत्ती से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वेनेसन, सिरा विन्यास। ये क्या होता है? तो हम यहाँ पर पत्ती देख रहे हैं, पत्ती का हरा चपटा वाला तल क्या कहलाता है? लेमिना। पत्ती का जो हरा चपटा तल है, इस हरे चपटे तल को क्या कहेंगे? लेमिना कहेंगे। ये हो गया हरा चपटा तल, लेमिना। और लेमिना पर वेन और वेनलेट्स सजा हुआ है। तो वेन और वेनलेट्स क्या है? तो ये हो गया बीच वाला भाग मिडरिब, ये हो गया बीच वाला भाग क्या? बीच वाला डंडी जैसा भाग, ये हो गया मिडरिब। और मिडरिब से जो ब्रांच निकला ये वाला, ये कहलाएगा वेन। और वेन से भी जो ब्रांच निकलता है पतला पतला, वो कहलाता है वेनलेट्स। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? वेनलेट्स। तो हरा चपटा तल कहला गया लेमिना, और उसके ऊपर जितना ब्रांच शाखा के रूप में निकला हुआ है वही होता है वेन और वेनलेट्स। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स जाल के रूप में सजा हुआ है। इतना बिखरा हुआ है कि पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने मिल रहा है। लेकिन इस पत्ती में वेन और वेनलेट्स जाल के समान नहीं सजा हुआ है। यहाँ तो समांतर क्रम में, पैरेलल पैटर्न में अरेंज्ड है। यहाँ भी समांतर क्रम में ही सजा हुआ है। ना हमको यहाँ जाल दिखा, ना हमको यहाँ जाल दिखा, लेकिन यहाँ पर हमको जाल दिखाई पड़ रहा है। तो पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स के सजावट को कहते हैं वेनेसन। वेनेसन का परिभाषा बोलेंगे, पत्ती के लेमिना पर, पत्ती के लेमिना पर वेन तथा वेनलेट्स, वेनलेट्स के सजावट, सजावट को वेनेसन कहते हैं। सजावट को वेनेसन कहते हैं। ठीक है ना? हम यहाँ देख रहे हैं कि पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स का सजावट यहाँ अलग है और ये दोनों में इससे अलग है, लेकिन वो दोनों आपस में सेम है। तो जब पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स आपस में जाल के रूप में सजा रहता है, तो हम इस सजावट को, इस वेनेसन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है ना? और जब पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स समांतर क्रम में सजा रहता है, तो हम इसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन। इसको कहते हैं पैरेलल वेनेसन। ठीक है। जब पत्ती के लेमिना पर वेन और वेनलेट्स जाल के रूप में सजा रहता है तो उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। और जब पत्ती के लेमिना पर सभी वेन और वेनलेट्स समांतर क्रम में सजा रहता है तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। अब बात है कि रेटिकुलेट वेनेसन किस पौधा में पाया जाएगा, पैरेलल वेनेसन किस पौधा में पाया जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाता है जितना भी डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकॉट प्लांट। ठीक है ना? अब डाइकॉट प्लांट में कौन कौन सा पौधा आएगा? डाइकॉट प्लांट का मतलब है वैसा पौधा जिसके एक बीज में 2 कॉटिलिडन मौजूद हो। 2 कॉटिलिडन, 2 पीस बन जाता हो। जैसे दलहन फसल, एक दाल जैसे कि चना, चना के एक दाना के ऊपर के छिलका को हटाएंगे, हल्का ठोकर मारेंगे तो चना का जो दाल होता है वो बीचों बीच 2 हिस्से में फट जाता है, 2 हिस्से में इससे अलग हो जाएगा। तो प्रत्येक पीस कहलाता है कॉटिलिडन। अगर एक बीज में 2 कॉटिलिडन है तो ऐसे पौधे को कहते हैं डाइकॉट प्लांट। और अगर एक बीज में एक ही कॉटिलिडन है, जैसे कि धान में, धान के छिलका को हटाएंगे, चावल निकलेगा अंदर में, और चावल में दाल के समान 2 अलग अलग पीस होता नहीं है, चावल में एक ही पीस होता है, मतलब एक ही कॉटिलिडन है। अगर बीज में एक ही कॉटिलिडन है तो हम पौधा को बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट।
मोनोकॉट प्लांट का मतलब बीज में एक कोटिलीडन, डाइकॉट प्लांट का मतलब बीज में दो कोटिलीडन। तो डाइकॉट प्लांट की पत्ती में हमको देखने मिलता है रेटिकुलेट वेनेसन। अब डाइकॉट प्लांट की पत्ती का डाइकॉट प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो दलहन फसल में से हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं चना हो गया, अरहर हो गया, है ना, चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ETC हो जाएगा। और पैरेलल वेनेसन हमको देखने मिलता है किसमें, इसमें ये हमको देखने के लिए मिलता है मोनोकॉट प्लांट की पत्ती में, मोनोकॉट प्लांट की पत्ती में। अब मोनोकॉट प्लांट में हमको अनाज का फसल देखने मिलेगा, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है ना, इन सब की पत्ती में हमको पैरेलल वेनेसन देखने मिलता है। और वेनेसन को हम रियल में कैसे देखेंगे, कोई पत्ती जैसे माना कि पीपल का पत्ती है, पत्ती के पिछले सतह पर चेक करना है, पत्ती के आगे वाले सतह पर उतना साफ सुथरा क्लियर दिखता नहीं है। पत्ती के पीछे वाले सतह को अगर देखा जाए, जैसे ये पत्ती है तो पीछे तरफ देखेंगे, हमको वेन और वेनलेट्स का सजावट समझ में आएगा कि जाल के रूप में है या समांतर क्रम में है। जैसे केला का पत्ता हम देखते हैं समांतर क्रम में सजावट हमको देखने मिलता है, ठीक है। अगर हम धान, गेहूं, मकई के पौधा के पत्ती को देखेंगे तो भी वहाँ समांतर क्रम में सजावट देखने मिलेगा। लेकिन अगर हम पीपल के पत्ता को देखते हैं तो हमको जो है जालवत सजावट देखने मिलेगा, यानी कि रेटिकुलेट वेनेसन हमको देखने के लिए मिलता है। क्या ये टॉपिक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और अब जो है आगे पढ़ने के लिए है टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्ती के प्रकार। तो पत्ती का होता है दो प्रकार, पत्तियां दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। पत्ती का दो प्रकार होता है, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है सिंपल लीफ, ठीक है। दूसरा होता है कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। अब ये कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पिन्नेटली, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ, है ना। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है। हम यहाँ जो फर्स्ट पत्ती हम देख पा रहे हैं, इस पत्ती के लेमिना का जो किनारा है, ये हरा चपटा तल क्या कहलाया, लेमिना कहलाया। और यहाँ लेमिना का जो किनारा है, ये जो किनारा है, ये जो लेमिना का किनारा यानी कि लीफ मार्जिन, ये कैसा है, पूरा प्लेन है, प्लेन, पूरा समतल है ना। यहाँ किनारा में हल्का कटाव हमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ किनारा में हमको क्या दिखा, हल्का कटाव हमको देखने मिल रहा है, दिख रहा है ना। तो वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो प्लेन होता है या उसमें हल्का सा कटाव होता है, वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो पूरा प्लेन होता है या उसमें हल्का हल्का कटाव देखने मिलता है, हम ऐसी पत्ती को कहते हैं सिंपल लीफ, यही कहलाती है सिंपल लीफ, ठीक है ना। वह पत्ती जिसके लेमिना का किनारा या तो पूरा पूरी प्लेन होता है या उसमें हल्का हल्का कटाव होता है, तो हम इस तरह की पत्ती को कहते हैं सिंपल लीफ। हमको सिंपल लीफ किस में देखने मिलता है, तो सिंपल लीफ का जो एग्जाम्पल है, आम में हमको देखने मिलेगा, अमरूद में हमको देखने मिलेगा, ठीक है ना, पीपल में हमको देखने मिलता है, बहुत सारे पौधे में देखने मिलता है, ठीक है। इसके बाद इस पत्ती को देखते हैं, ये एक पत्ती है, ये अनेक पत्ती नहीं है, ठीक है ना, ये एक ही पत्ती है। हुआ क्या इसमें, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। ये है एक पत्ती का लेमिना, लेमिना का किनारा हल्का हल्का यहाँ पर कटा हुआ है। अगर यही कटाव ज़्यादा अंदर तक चला जाए, पत्ती के बीच वाले इस लाइन को क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। इस बीच वाले लाइन को क्या बोलेंगे, मिडरिब। इस बीच वाले लाइन को कहेंगे मिडरिब, है ना, इसको बोलते हैं क्या, मिडरिब।
ये जो बीच वाला लाइन है इसको बोलते हैं मिडरिब। तो लेमिना के किनारे का कटाव इतना गहरा हो गया कि वो मिडरिब तक चला गया। लेमिना के किनारे का कटाव इतना गहरा हो गया कि वो मिडरिब तक चला गया। अब जैसे यहाँ हल्का सा कटा हुआ है, अगर यही कटाव पूरा नीचे तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो इतना सा एक टुकड़ा ऐसे टुकड़ा बन करके अलग हो जाएगा ना। अगर यही लेमिना का किनारा का कटाव अगर यहाँ मिडरिब तक पहुँच जाए तो हमको ऐसा लगेगा कि ये छोटी सी एक अलग पत्ती है, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है। फिर यहाँ से इस तरह से कटाव अंदर गहरा होगा, ये भी कटाव गहरा होगा। अगर लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक पहुँच जाता है तो हमको एक ही पत्ती का लेमिना देखने में ऐसा लगता है कि शायद छोटी छोटी बहुत सारी पत्ती बन गई है। लेकिन इस छोटी छोटी पत्ती के समान रचना को हम कहते हैं लीफलेट्स। ये जो छोटा सा पत्ती जैसा रचना इसको बोलेंगे लीफलेट्स, इसको कहेंगे लीफलेट्स, ठीक है ना, इसको बोलेंगे लीफलेट्स। और ये जो बीच वाला भाग है ना जिसको मिडरिब कहते हैं, तो ये बीच किधर नाम लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, इसको हम कह देते हैं रेकिस, इसको बोलेंगे रेकिस। और ये वास्तव में क्या होता है, मिडरिब ही होता है। ये क्या होता है, ये भी रेकिस हो गया और ये भी इधर भी रेकिस हो गया। तो मिडरिब को ही यहाँ हम कहते हैं रेकिस। और एक ही पत्ती का जो लेमिना था बड़ा सा, वो उसके किनारे का कटाव इतना गहरा हुआ कि वो मिडरिब तक पहुँच गया, जिसके कारण एक ही लेमिना छोटे छोटे अनेक लीफलेट्स में बट गया। तो हम इस तरह की पत्ती को कह देते हैं कंपाउंड लीफ। वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक होता है, वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिब तक होता है, जिसके कारण लेमिना छोटे छोटे अनेक लीफलेट्स में बट जाता है। और तो फिर हम इस तरह के पत्ती को कहते हैं कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ के मिडरिब को हम कह देते हैं क्या, रेकिस। कंपाउंड लीफ के मिडरिब को क्या बोलेंगे, रेकिस बोलेंगे, ठीक है। तो हमको कंपाउंड लीफ जो है, कंपाउंड लीफ भी दो प्रकार का होता है, एक हो गया पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक हो गया पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हम किसको बोलेंगे, तो वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस की पूरी लंबाई पर सजा रहता है। वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस की पूरी लंबाई पर सजा रहता है, इसी को कह देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो हम इसको कह देंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है ना। और वह पत्ती जिसका सभी लीफलेट्स, यहाँ पर ये हो गया लीफलेट्स, ये हो गया लीफलेट्स, है ना, ये हो गया लीफलेट्स, ठीक है। वह पत्ती वह कंपाउंड लीफ जिसका सभी लीफलेट्स रेकिस के शीर्ष बिंदु से जुड़ा रहता है, यही हो गया रेकिस। तो रेकिस के शीर्ष बिंदु से ही ना सारा लीफलेट जुड़ा हुआ है। हमको यहाँ पर 5 लीफलेट्स दिखाई पड़ रहा है और ये पांचों लीफलेट्स रेकिस के शीर्ष बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो हम इसी को कह देते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। और यही दोनों क्या है, कंपाउंड लीफ है, यही दोनों है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या होता है, तो कंपाउंड लीफ का जो एग्जाम्पल है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है नीम, ठीक है ना, नीम होता है। और भी इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है इमली का भी पत्ती इसमें शामिल हो जाएगा, इसमें नारियल का भी पत्ती शामिल हो जाएगा, इसमें खजूर का भी पत्ती शामिल हो जाएगा। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया बस वही लिख रहे हैं, नीम हो गया। और पामेटली कंपाउंड लीफ का जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है सिल्क कॉटन। इसको हम लोग सिम्मर का पेड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। उसमें जो फल बनता है ना, तो फल के अंदर में रुई बन रहता है, रुई फल जैसे फटेगा रुई निकलेगा। तो तकिया बनाने में, गद्दा बनाने में मतलब रुई का उसका यूज़ किया जाता है।
तो वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे, लेमिना का किनारा या तो बिल्कुल प्लेन होता है या उसमें हल्का हल्का कटाव होता है, उसको बोलते हैं सिंपल लिप। और वह पत्ती जिसके लेमिना के किनारे का कटाव मिडरिव तक चला जाता है, जिसके कारण लेमिना छोटे छोटे अनेक लिफलेट्स में बढ़ जाता है, उसको कंपाउंड लिप कहते हैं। और कंपाउंड लिप के मिडरिव को रेकिस कहते हैं। कंपाउंड लिप भी दो प्रकार का होता है, पिनेटली और पमेटली। बोलेंगे वह कंपाउंड लिप जिसका सभी लिफलेट्स रेकिस की पूरी लंबाई में सजा रहता है, उसको कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लिप। एग्जाम्पल हो गया नीम। और वह कंपाउंड लिप जिसका सभी लिफलेट्स रेकिस के शीर्ष बिंदु से जुड़ा रहता है, उसी को कहते हैं पामेटली कंपाउंड लिप। इसका एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ें। आगे का जो टॉपिक है वो है फैलोटैक्सी। ठीक है ना? पर्ण विन्यास, फैलोटैक्सी। ये फैलोटैक्सी क्या होता है? हम यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, ये तना है ना? ये हो गया स्टेम, ये हो गया स्टेम, ठीक है? ये हो गया स्टेम, तना। और ये है लिफ, ये है लिफ, पत्ती है। तना के जिस स्थान से पत्ती निकलती है, उस स्थान को हम कहते हैं नोड। इस स्थान को क्या कहते हैं? नोड। तो पत्ती तना के नोड से जुड़ी होती है, पत्ती तना के नोड से जुड़ी होती है। इसका नोड यहाँ हो गया, इसका नोड यहाँ हो गया, ठीक है ना? थोड़ा सा नोड को हम जरा सा कलर करके दिखाएं। ये नोड हो गया, यहाँ ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड है, यहाँ पर ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, यहाँ पर ये नोड है, यहाँ पर ये नोड है ना? तो पत्ती का तना के नोड पर जो सजावट है वो हमको अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक नोड से एक ही पत्ती जुड़ी है। इस नोड से एक पत्ती, इस नोड से भी एक पत्ती, इस नोड से भी एक पत्ती, इस नोड से भी एक पत्ती, ठीक है? यहाँ पर हमको इस एक नोड से दो दो पत्ती निकली हुई दिखाई पड़ रही है ना? यहाँ पर दो पत्ती है, यहाँ भी दो पत्ती है, और यहाँ एक के नोड से बहुत सारी पत्ती जुड़ी हुई है, और ये तना के चारों तरफ चक्र के रूप में अरेंज्ड है। ठीक है? तो हम देख पा रहे हैं कि पत्ती का तना के नोड पर जो सजावट है वो अलग अलग है, और इसी सजावट को कहते हैं फैलोटैक्सी। फैलोटैक्सी का परिभाषा है तना के नोड पर पत्तियों के सजावट को, तना के नोड पर पत्तियों के सजावट को फैलोटैक्सी कहते हैं, फैलोटैक्सी कहते हैं। ठीक है? फैलोटैक्सी कहते हैं। तना के नोड पर पत्तियों के सजावट को क्या कहते हैं? फैलोटैक्सी कहते हैं। ये फैलोटैक्सी होता है तीन प्रकार का, होता है, तीनों का फिगर बना हुआ है। एक होता है अल्टरनेट फैलोटैक्सी, एक होता है अपोजिट फैलोटैक्सी, और एक होता है होल्ड फैलोटैक्सी। अल्टरनेट फैलोटैक्सी क्या होता है? तो बोलेंगे जब तना के प्रत्येक नोड से केवल एक पत्ती जुड़ी होती है और सभी पत्ती एकांतर क्रम में या अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज्ड होती है। मतलब ये कि एक नोड से अगर पत्ती उस दिशा में निकली हुई तो दूसरे नोड से दूसरे दिशा में, फिर तीसरे नोड से पहले वाले, यानी कि पहला वाला पत्ती जिस दिशा में था उसी तरह का हमको डायरेक्शन देखने मिलेगा दूसरा को छोड़कर तीसरा वाला पत्ती में। ठीक है? इसको बोलते हैं एकांतर क्रम जैसा अरेंज होना, अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज होना। जब तना के प्रत्येक नोड से केवल एक पत्ती जुड़ी होती है और सभी पत्ती एकांतर क्रम में अल्टरनेट पैटर्न में व्यवस्थित होती है तो हम उसी को कह देते हैं अल्टरनेट फैलोटैक्सी। और इसका एग्जाम्पल होता है सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, है ना? सूर्यमुखी के
पौधा में इसी तरह का हमको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वह यानी कि जब तना के प्रत्येक नोड से दो पत्ती जुड़ी होती है, जब तना के प्रत्येक नोड से दो पत्ती जुड़ी होती है और दोनों पत्ती एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्थित होती है, यानी एक यदि पूरब साइड है तो दूसरा पश्चिम साइड है, एक अगर उत्तर साइड तो एक दक्षिण साइड है, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, इस तरह से, तो हम इसको कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल होता है गुआवा, अमरूद, ठीक है ना। अमरूद के तना पर पत्ती का जो सजावट होता है वो अपोजिट फाइलोटैक्सी को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा होता है होल्ड फाइलोटैक्सी, जब तना के प्रत्येक नोड से अनेक पत्ती जुड़ी होती है और सभी पत्ती तना के नोड पर चारों ओर से गोल क्रम में अरेंज्ड होती है, तो हम उसी को कहते हैं होल्ड फाइलोटैक्सी। और इसका एग्जाम्पल होता है अल्सटोनिया, इसका एग्जाम्पल होता है अल्सटोनिया का पौधा। ठीक है, तो ये फाइलोटैक्सी समझ में आ गया। आगे बढ़ें, आगे हम लोग को पढ़ने के लिए है मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स, पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का जो बनावट होता है, पत्ती कुछ स्पेशल टाइप के कार्य को करने के लिए, अपने मूल कार्य से हट करके कुछ अलग टाइप के काम को करने के लिए अपने रूप में करता है परिवर्तन, और जब पत्ती अपना रूप बदल लेता है तो हम इसी को कहते हैं पत्ती का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स। ठीक है, जब पत्ती कुछ अलग टाइप के काम को करने के लिए अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, इसी को कहते हैं पत्ती का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स। और पत्ती का रूपांतरण कई प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग आज 5 प्रकार का पत्ती का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। पहला लिफ टेंड्रिल, पहला पत्ती का रूपांतरण क्या है? लिफ टेंड्रिल। ठीक है, लिफ टेंड्रिल किसको कहेंगे? टेंड्रिल मतलब होता है स्प्रिंग जैसा रचना। हम यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, इधर हमको तो साफ सुथरा पत्ती हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन पत्ती के जगह पर आगे हमको स्प्रिंग जैसा रचना दिखाई पड़ रहा है। तो रियल में यही है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती अपना रूप बना लिया स्प्रिंग के समान। क्यों? ताकि जो है इसको कोई खंभा मिल जाए, कोई बत्ती मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए, उसके साथ ये उस पर ये उलझ जाएगा, लिपट जाएगा और पौधा को ऊपर की ओर चढ़ने में मदद करेगा। हम मटर का पौधा देखते हैं तो मटर के पौधा में कई ऐसी पत्ती होती है जो अपना रूप चेंज करके स्प्रिंग के समान बन जाती है, और इसका मकसद ये होता है कि पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान किया जाए। आसपास कोई रस्सी मिल जाए, कोई दूसरा पौधा मिल जाए, कोई खंभा मिल जाए, कोई पतला सा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, जो भी मिल जाएगा सहारा, उसी से ये स्प्रिंग जैसा रचना उलझ जाएगा और उलझ करके पौधा को ऊपर की ओर वृद्धि करने में मदद करेगा। इसी स्प्रिंग वाले पत्ती को हम कह देते हैं लिफ टेंड्रिल। यही हो गया लिफ टेंड्रिल। हम लोग जब तना का रूपांतरण पढ़े थे पिछले क्लास में, वहाँ पर पढ़े थे स्टेम टेंड्रिल। तो टेंड्रिल मतलब होता है स्प्रिंग जैसा रचना, वो किसी आधार से चिपकेगा, उलझेगा, डंठल वगैरह सबसे, रस्सी वगैरह सबसे पौधा को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो तना का भी रूपांतरण स्प्रिंग में हो सकता है और पत्ती का भी रूपांतरण स्प्रिंग में हो सकता है। तना का जो रूपांतरण स्प्रिंग में होता है, एग्जाम्पल हम दिए थे कद्दू और खीरा, और यहाँ पत्ती का जो रूपांतरण होता है स्प्रिंग में, इसका एग्जाम्पल होता है मटर। ठीक है ना। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए। जब पत्ती स्प्रिंग के समान रचना में चेंज कर जाता है तो उसी को कहते हैं लिफ टेंड्रिल, और इसका एग्जाम्पल है मटर। ठीक है ना, पी मटर। दूसरा है लिफ स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है कांटा। स्पाइन मतलब कांटा। यह है कैक्टस का, इसका एग्जाम्पल कैक्टस है। कैक्टस मतलब हो गया नागफनी, और दूसरा हो गया डेट। डेट मतलब खजूर। डेट यानी कि खजूर। ये नागफनी का पौधा है, ये मरुस्थलीय पौधा होता है। बड़ी मुश्किल से ये पानी को अवशोषित करता है। बालू वाले जगह में पानी की ऐसी ही कमी होगी तो बड़ी कठिनाई से पानी को किसी तरह थोड़ा बहुत पानी खींच पाती है। अगर इसमें सामान्य पत्ती हो तो पत्ती के पिछले सतह पर जो छोटा छोटा छिद्र होता है स्टोमाटा, उस स्टोमाटा से अधिकांश पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो जब इसमें सामान्य पत्ती होगी और उस पत्ती के स्टोमाटा से पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, तो फिर पौधा में पानी बचेगा कहाँ?
एक तो बेचारा ऐसे बड़ी मुश्किल से पानी खींचता है, और वो भी अगर पत्ती के स्टोमाटा से पानी वाष्प बन करके उड़ जाए तो इसमें बचेगा क्या। तो पत्ती के स्टोमाटा से वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ये जो पत्ती है, ये पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ये जो कांटा हम देख पा रहे हैं ना, ये जो कांटा टाइप का दिखाई पड़ रहा है, यही है पत्ती और यही है लीफ स्पाइन। यही क्या है? लीफ स्पाइन। पत्ती का रूपांतरण हो गया कांटा में। जब कांटा बन जाता है तो स्टोमाटा कांटा के अंदर तरफ दब जाता है, पत्ती से पानी का वाष्पोत्सर्जन हो नहीं सकता है। अब ऐसा रूपांतरण होने से एक दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकता है, तो भोजन नहीं बना पाएगा। पत्ती का तो मेन काम क्या था? भोजन बनाना, तो भोजन नहीं बना पाएगा। तो भोजन बनाने के लिए इसका तना भी रूपांतरित हो जाता है। तना ही इसका चपटा हरा हो जाता है। ये जो चपटा हरा वाला हिस्सा है, ये है तना का रूपांतरण। ये इसका क्या है? ये है इसका तना। ये चपटा जो हरा वाला भाग है ना, यही है इसका तना। तना ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाएगा, और पत्ती के स्टोमाटा से वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, पानी के वाष्पन को रोकने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई है। और जब कांटा बन जाता है तो हम इसी को कहते हैं लीफ स्पाइन। और हमको इसका एग्जाम्पल होता है क्या? कैक्टस, नागफनी और डेट। खजूर का जो पत्ता होता है ना, तो उसके भी लास्ट में नुकीला रचना होता है। पता होगा कि खजूर का जो पत्ती होती है, उसके लास्ट का भाग जो नुकीला होता है। तो नुकीला होने का यही मतलब है कि वो वाष्पोत्सर्जन को रोकना चाहती है। ठीक है, ये दो रूपांतरण हो गया। तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं। तीसरा है स्केल लीव्स। स्केल लीव्स, ठीक है ना। ये प्याज का फिगर है। प्याज में हम यहाँ क्या देख रहे हैं? तो प्याज का जो पार्ट हम लोग खाते हैं, यही है इसका स्केल लीव्स, ठीक है ना। या इसी को हम कहते हैं फ्लेशी लीव्स। फ्लेशी लीव्स, ये पत्ती ही खाते हैं। प्याज के पत्ती में भोजन जमा हो गया है, और भोजन जमा करके ये पत्तियां फूल गई है। अब फूल गई है, चूँकि भोजन जमा है, फूल गई है, तो हम इसको खाने में यूज कर लेते हैं। और ये जो भाग है ना, यहाँ छोटा सा पार्ट, यही है इसका छोटा सा तना, और नीचे जो जड़ है ये है इसका रेशेदार जड़। रेशेदार जड़। अगर कोई पूछे कि प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो बोलेंगे प्याज का हम लोग पत्ती खाते हैं। ठीक है, ये मांसल पत्ती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक हो जाएगा प्याज, ऑनियन, और दूसरा हो जाएगा लहसुन। दूसरा हो जाएगा लहसुन, गार्लिक। लहसुन, तो प्याज और लहसुन का कौन सा पार्ट खाते हैं? पत्ती खाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है फिलोड। फिलोड एक होता है ऑस्ट्रेलियन बबूल का पौधा। ऑस्ट्रेलियन बबूल, ऑस्ट्रेलियन बबूल का पौधा होता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन बबूल की जो पत्तियां होती है, ये एक पत्ती है, और ये है पत्ती का डंठल। ये है पत्ती का डंठल, और ये है उसका मेन पत्ती। कंपाउंड लीफ है, बड़ी छोटी छोटी पत्तियां होती है, और इतनी छोटी छोटी पत्ती के माध्यम से पौधा को जितना भोजन चाहिए उतना प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता है। तो जब पत्तियां छोटी हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगा, तो पत्ती का डंठल ही चपटा हो जाता है। ये पत्ती का जो डंठल है, पेटियोल, यही चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है, और ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण इसके डंठल के द्वारा ही होने लगता है। तो हम इसी डंठल को कह देते हैं फिलोड। ये डंठल क्या कहलाएगा? फिलोड कहलाएगा। ये डंठल कहला गया फिलोड। ये है पेटियोल। पेटियोल यानी कि पत्ती का क्या है? डंठल है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए जब पत्ती का डंठल चपटा और हरा हो जाता है, तो हम इसी को कह देते हैं फिलोड। तो रियल में फिलोड जो होता है वो पत्ती के डंठल का रूपांतरण होता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रेलियन बबूल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है पिचर। लास्ट पॉइंट है पिचर। एक पौधा होता है पिचर प्लांट या निपेंथिस।
एग्जाम्पल ही लिख देते हैं पहले। एक पौधा होता है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, या इसी को कहते हैं निपेंथिस, पिचर प्लांट या निपेंथिस। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एक होता है विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, ये सब पौधा का नाम है। ये जो फिगर है ये पिचर प्लांट का ये फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर है ना ये किसका है, ये है पिचर प्लांट का, पिचर प्लांट का फिगर है। एक सामान्य सा पौधा होता है, इसकी ये पत्तियां हैं, और ये जो पौधा होता है ये कुछ ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो, जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उस इलाके में हमको इस तरह का पौधा देखने के लिए मिलेगा। नाइट्रोजन हर जीव के लिए ज़रूरी है, हर पौधा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन ये पौधा उस इलाके में ज़्यादा करके होता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में इसको मिल नहीं पाता है। तो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये इस पौधा की जो पत्तियाँ हैं उसमें रूपांतरण हो गया है, पत्तियाँ अपना रूप बदल करके घड़ा के समान रचना बना लेती है, और इस घड़ा के समान रचना को ही हम कहते हैं पिचर। पिचर क्या है, तो घड़ा जैसा रचना है, घड़ा जैसा रचना है। यह हमको इसका मुंह दिखाई पड़ रहा है, ऊपर में हमको पत्ती का एक ढक्कन भी देखने के लिए मिल रहा है। और इससे ये क्या करता है, तो पत्तियाँ कीड़े मकोड़े को पकड़ने का काम करती है, कीड़े मकोड़े को खाने का काम करती है। अगर कोई कीट यहाँ आ जाए, ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ना, माना कि यहाँ पर कोई कीट है ना, कोई कीट है, इंसेक्ट है, कीट उधर से आता है और कीट चला जाता है इसके अंदर, पत्ती के अंदर, घड़ा के अंदर। जैसे ही कीट अंदर जाएगा बस वैसे ही ये ढक्कन ऐसे झुकेगा और झुक करके इसके मुंह को कर देगा बंद, और कीट बेचारा अंदर में फंस जाता है। ये कीट आ गया कहाँ, ये कीट आ गया अंदर। ये चिल्लाएगा कि बचा लो, हमको बचा लो, लेकिन इसको बचाने वाला कोई होगा नहीं। यहाँ पर निकलता है कुछ कुछ पाचक एंजाइम, यहाँ निकलता है कुछ कुछ पाचक एंजाइम, ठीक है ना, यहाँ निकलेगा पाचक एंजाइम, और ये पाचक एंजाइम धीरे धीरे कीट को मार देगा, कीट को धीरे धीरे पचा देगा। इस कीट को पचने में लगभग 12 दिन का समय लग जाता है। यहाँ पाचन का प्रक्रिया बड़ी स्लो रहेगा, हमारे शरीर के जैसा नहीं होगा। इसका जो पाचक एंजाइम होता है वो बड़ी कम पावर वाला होता है, इसलिए पचने में, भोजन को, इस कीट को पचने में करीब करीब जो है 11-12 दिन का समय लगेगा। जब कीट पच जाता है तो इस पचे हुए कीट को पत्ती के दीवार द्वारा सोख लिया जाता है, और इस कीट के शरीर में जो नाइट्रोजन रहता है उस नाइट्रोजन को ये पौधा प्राप्त कर लेता है। तो कीट को खाने, कीट को पकड़ने का मकसद यही रहता है कि कीट के शरीर से ये नाइट्रोजन को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो जब कीटों को पकड़ने या खाने के लिए पत्तियाँ घड़ा के समान रचना में परिवर्तित हो जाती है तो हम इस घड़ा के समान रचना को कहते हैं पिचर। ये पत्ती का जो रूपांतरण है घड़ा जैसा, वो कहलाता है पिचर। इसका एग्जाम्पल है, एक हो गया पिचर प्लांट या निपेंथिस, और दूसरा है विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां इस तरह से रहती है, इस तरह से, जैसे कोई कीट अंदर घुसेगा बस तुरंत ऐसे मुड़ जाती है, पत्तियां ऐसे मुड़ जाती है, कीट अंदर में फंस जाता है, और धीरे धीरे उसी तरह से कीट को पचा लिया जाता है और कीट के शरीर से नाइट्रोजन को प्राप्त कर लिया जाता है। तो पत्ती का यहाँ पर 5 रूपांतरण कंप्लीट हो गया, और आज का लेक्चर भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आज हम लोग पत्ती के सारे टॉपिक को पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।